Assalamu alaikum, it's Humayun Kaka and welcome you all to KMF CSS Academy. Today we are going to review all parts of speech which we have discussed earlier. हम उनको रिव्यू करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आता है और उन सब को हम एक साथ ही रिव्यू करेंगे और इसके साथ साथ हम उनके यूसेजेस की तरफ भी जाएंगे। तो सबसे पहले आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ। जब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि बेसिकली चलो हमने तो ये कह दिया कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच खुद क्या है, व्हाट डज इट मीन। तो जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो सिंपली हम इसको एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ सकते हैं। वो ये है कि स्पीच को हम असम्बली समझेंगे और पार्ट्स को हम उसके मेंबर समझेंगे। जैसे बलूचिस्तान असम्बली है या नेशनल असम्बली है, ठीक है, किसी मुल्क की जो असम्बली होती है, तो उसकी अगर हम लोग बात करें तो अगर हम स्पीच को असम्बली समझे तो पार्ट्स उसके मेंबर्स होंगे जो MPAs होते हैं या MNAs होते हैं। अब बात यहाँ पे आती है कि अब डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ होती है, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन होता है, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ होता है, मिनिस्टर ऑफ वासा, XYZ डिफरेंट होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में यानी उसको जब हम लोग कंपेयर करते हैं या एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम असम्बली यूज़ करें तो हम ये कहते हैं कि अभी हेल्थ मिनिस्टर का काम जो है वो हेल्थ के साथ होता है, उसका कोई भी काम एजुकेशन के साथ नहीं है। यानी अगर आपने एजुकेशन के फ़ंड के लिए जाना है या एजुकेशन का कोई भी मामला है तो वो आप हेल्थ मिनिस्टर के साथ डिस्कस नहीं कर सकते। यू हैव टू कंसर्न द एजुकेशन मिनिस्टर। सेम इज़ द केस, जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो फिर हेल्थ मिनिस्टर के साथ उसका कोई काम नहीं होता। लेकिन ये सब क्या है, सब असेंबली के मेंबर्स होते हैं। तो स्पीच में तो सारे आते हैं लेकिन हर पार्ट का अपना किरदार है। यानी नाउन का अपना किरदार है, प्रोनाउन का अपना है, एडजेक्टिव का अपना है, एडवर्ब का अपना है। एडजेक्टिव का काम एडवर्ब नहीं कर सकता, एडवर्ब का काम एडजेक्टिव नहीं कर सकता, एंड सो ऑन। तो मतलब हर किसी का अपना किरदार है। तो पार्ट ऑफ स्पीच का बेसिकली सीखने का मकसद भी यही होता है कि जिस पार्ट का जो किरदार है उसको उसके किरदार के मुताबिक यूज़ किया जाए, यानी अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ स्पीच ऑन इट्स अप्रोप्रिएट प्लेस। अब स्पीच क्या चीज़ है? स्पीच तो एज अ लिटरल मीनिंग अगर हम देखें तो स्पीच इज़ द नाउन ऑफ स्पीक, बोलना। स्पीकिंग का जो नाउन है उसे हम स्पीच कहते हैं। लेकिन जब हम इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो स्पीच का मतलब होता है कोई भी टॉपिक, कोई भी, इफ़ इट इज़ रिटन, इफ़ इट इज़ स्पोकन, if it is a way of understanding or structurizing any sentence or any clause, phrase, anything, तो उसको बेसिकली हम लोग स्पीच कहेंगे। यानी किसी सेंटेंस को, क्लॉज को, फ्रेज को या कोई भी कुछ बोलना हो, कुछ लिखना हो तो उसको एक स्ट्रक्चर देना होता है। उस स्ट्रक्चरल वे को हम लोग बेसिकली नाम देते हैं स्पीच का। कोई टॉपिक भी आ सकता है इसमें, ठीक है। यानी डिबेट, जो डिक्लेमेशन के टॉपिक्स होते हैं वो भी एक स्पीच के शक्ल में होते हैं। और पार्ट्स मतलब ये है कि उनके हिस्से, यानी कुछ डिफरेंट चीज़ें आएंगी और वो एक स्पीच बनाएंगी, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं आपको बहुत ही आसान एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको मार्कर का एग्जांपल दे देता हूँ जो कि मेरे हाथ में इस वक्त। मार्कर में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं? मार्कर में प्लास्टिक है, कलर है, वाटर है, इंक है, फॉर्म है, निप है, ये सारी चीज़ें मिलकर मार्कर बना रहा है। तो इस मार्कर के जो ये सारे पार्ट्स हैं, अगर इनमें से हम किसी भी पार्ट को डिस्कार्ड करते हैं या इससे निकालते हैं तो फिर ये मार्कर नहीं रहता, फिर ये अपना काम नहीं कर सकता। तो सेम इज़ द केस विथ पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर हम लोग स्पीच को बनाना चाहते हो तो उसमें उसके जो पार्ट्स हैं वो ज़रूर आएंगे। अगर उनमें से हम किसी भी पार्ट को गलत यूज़ करते हैं या किसी भी पार्ट को नहीं यूज़ करते जहाँ पे उसने उसको यूज़ करना लाजमी था, तो डेफिनेटली फिर वो जो हमारे पास स्पीच होगा वो कंप्लीट नहीं होगा, वो अप्रोप्रिएट नहीं होगा और वो इनकरेक्ट साबित होगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मकसद ये है कि किसी भी स्पीच के जितने भी हिस्से हैं उनको उनके अप्रोप्रिएट जगहों पे इस्तेमाल करना इसका बेसिक काम है। फिर हम आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास डिफरेंट बुक्स को आप कंसर्न कर सकते हो। कुछ बुक्स में 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कुछ में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आर्टिकल जो कि हमने डिस्कस भी किया था, आर्टिकल कुछ बुक्स कहते हैं कि ये पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, कुछ कहते हैं कि ये पार्ट ऑफ स्पीच है। लेकिन जब हमने इसको लॉजिकली देखा तो लॉजिकली ये पार्ट ऑफ स्पीच निकला, क्योंकि ये एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव इटसेल्फ इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच, सो इट मीन्स आर्टिकल इज आल्सो पार्ट ऑफ स्पीच। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है दैट इज
नाउन। नाउन को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं आपको एक इसकी छोटी रिव्यू दे देता हूँ, एक छोटा सा रिवीजन है इसका। वो ये है कि नाउन इज ऑल अबाउट व्हाट, आइडेंटिफिकेशन। यानी कि जब भी हम लोग नाउन की बात करेंगे, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट you have to understand that we are actually talking about identification. Means identification of anything is called noun. आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ की पहचान को नाउन बोलते हैं। देखो, चीज़ को नहीं कहेंगे, पर्सन को नहीं कहेंगे, उसके पहचान को हम नाउन कहेंगे। अब मैं आपको एग्जांपल दूँ, आई एम अ पर्सन, ठीक है, मैं एक पर्सन हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक एडवोकेट हूँ, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, और एंड में मैं हुमायूं काकड़ हूँ, ठीक है। तो अब ये जो मैंने डिफरेंट वर्ड्स अपने लिए यूज़ किए, ये क्या है, मेरे लिए नाउन्स है जो मुझे आइडेंटिफाई करते हैं। या मैं कहूँ टीचर, या मैं कहूँ सोशल वर्कर, या मैं कहूँ एडवोकेट, या मैं कहूँ हुमायूं, ये सारे क्या है, नाउन्स है। और मैं बेसिकली पर्सन हूँ जो मेरी पहचान के लिए यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो अब इसी तरह कोई बंदा है, उसके लॉन्ग हेयर है, तो उसकी पहचान के लिए अगर हम ये कहें कि अ लॉन्ग हेयर बॉय, तो वो भी एक ही नाउन होता है कंप्लीटली, ठीक है। और वो क्यों एक नाउन है, क्योंकि वो भी पहचान है किसी बंदे का। तो अगर हम किसी बंदे की पहचान की बात करेंगे, सो देयर विल बी यूजिंग नाउन। नाउन जो है वो आईएनजी की शक्ल में भी यूज़ हो सकता है, जिसको हम जेरंड कहते हैं। अब कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि हमने जेरंड यूज़ करना होता है, लेकिन हम लोग वहाँ पे वर्ब यूज़ करते हैं तो वो रॉन्ग हो जाता है, या वहाँ पे एडजेक्टिव यूज़ करते हैं तो वो रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कहता हूँ कि आई लाइक टीचिंग। देखो, आई लाइक इस जुमले में, इसके बाद हमारी कोशिश ये होगी कि हम इसमें नाउन यूज़ करें, यानी आइडेंटिफिकेशन यूज़ करें। तो अब अगर मैंने यहाँ पे लिखा आई लाइक टीच, आई लाइक टीचली फॉर एग्जाम्पल, ऐसा तो कोई वर्ड है नहीं, फॉर भी एग्जाम्पल के तौर पर आपको, तो ये जो आपके जुमले है, ये जो आपका जुमला है, इन वर्ड्स की वजह से इनकरेक्ट हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। रीज़न क्या है कि यहाँ पे इस जुमले में हमने नाउन यूज़ करना है। तो नाउन, अब मैं कहूँ आई लाइक बिरयानी, तो वो भी सही है, बिकॉज आई एम यूजिंग नाउन। आई लाइक टीचिंग, आई लाइक वॉकिंग, आई लाइक टॉकिंग, आई लाइक स्पीकिंग, ये सारे कह सकते हैं, क्योंकि हमने नाउन यूज़ करना है। तो अब अप्रोप्रिएट वर्ड को अगर हम अप्रोप्रिएट जगह पे यूज़ नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली हमारा जो पूरा सेंटेंस होगा वो कंप्लीटली रॉन्ग कंसीडर होगा, ठीक है। तो ये आपके पास नाउन है। बेसिकली नाउन को हमने डिफाइन किया है, पहले ये डिफाइन होता था कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। हम ये कहते थे नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी एक वर्ड को हम नाउन के साथ लिमिटाइज करते थे, दैट वाज नेम। अब नेम और आइडेंटिफिकेशन में स्लाइट डिफरेंस है। जब हम नेम की बात करते हैं, हम कहते हैं कि इट इज़ अ स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, ये भी आइडेंटिफिकेशन ही है, लेकिन ये कौन सा आइडेंटिफिकेशन है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये है कि आपने एक बंदे को या एक चीज़ को एक स्पेसिफिक पहचान दे दिया, अब उसके अलावा वो किसी दूसरे पहचान से नहीं जाना जा सकता, यानी हम उसको किसी दूसरे पहचान से नहीं समझ सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ चेयर, कुर्सी, तो चेयर इज अ स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन विच वी सिट, ठीक है। तो अब ये इसका नेम है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन है। लेकिन अगर मैं लेट्स से मुझे इसके नाम का पता ना हो, तो मैं कहूँगा द ऑब्जेक्ट ऑन विच वी सिट। अब द ऑब्जेक्ट ऑन विच वी सिट, ये भी कंप्लीटली एक ही नाउन है, क्योंकि ये भी उसी ऑब्जेक्ट की पहचान है जिस पे हम बैठते हैं, यानी चेयर। तो नेम में ये होगा कि आप उसको स्पेसिफाई कर रहे हो। अब अगर सिर्फ नेम क्या तक हम नाउन को कहें, तो फिर ये होगा कि द चेयर, द ऑब्जेक्ट ऑन विच आई सिट, और द ऑब्जेक्ट ऑन विच वी सिट, ये जो स्टेटमेंट है ये फिर नाउन नहीं होगा। क्यों नाउन नहीं होगा, क्योंकि ये तो नाम ही नहीं है, नेम ही नहीं है, तो फिर तो ये नाउन ही नहीं है। अ लॉन्ग हेयर बॉय, ये भी नाउन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये नेम नहीं है, ठीक है। लेकिन हम क्या कहते हैं कि नाउन हैज़ अ लिटिल बिट अनलिमिटेड डेफिनेशन, एंड दैट इज़ व्हाट, आइडेंटिफिकेशन। आप इसको नाउन को जो है नेम से नहीं, आइडेंटिफिकेशन से जान लें, ताकि ये आपके लिए इजी हो फॉर एवर। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि नाउन बेसिकली हैज़ टू टाइप्स। टाइप्स आपको पता होगा, मैंने पहले भी पढ़ाया है। टाइप्स इज़ ऑल अबाउट
यूजेज पर डिपेंड करता है टाइप्स जो होती है। तो नाउन के बेसिकली दो टाइप्स है, एक को बोलते हैं कॉमन नाउन, एक को बोलते हैं प्रॉपर नाउन। द नाउन विच इज यूज कॉमनली इट इज कॉल्ड कॉमन नाउन, एंड द नाउन विच इज यूज प्रॉपरली इट इज प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल, आई लिव इन द सिटी ऑफ लाइट्स। आई लिव इन द सिटी ऑफ लाइट्स। अब यहाँ पे जो सिटी है ये प्रॉपर नाउन के तौर पर हमने यूज किया है, क्योंकि मैंने आमतौर पर सिटी की बात नहीं की है। मैंने किस सिटी की बात की है? जो स्पेसिफिक सिटी है, यानी जो एक मखसूस सिटी है, जो लाइट्स की सिटी है, मैंने उसकी बात की है। आई लिव इन द सिटी ऑफ लाइट्स, मैंने ये कहा है। तो फिर यहाँ पे जो सिटी वर्ड है, दिस इज अ प्रॉपर नाउन बिकॉज इट इज स्पेसिफाइंग अ स्पेसिफिक प्लेस। ये एक स्पेसिफिक, एक मखसूस जगह को स्पेसिफाई कर रहा है, सॉर्ट आउट कर रहा है कि मैं किस सिटी की बात कर रहा हूँ, जो लाइट्स की है। अब फॉर एग्जाम्पल, मैनी पीपल लिव इन सिटी। अब यहाँ पे जो सिटी है ये कॉमन नाउन है, ठीक है। सेम वर्ड, सेम सिटी है, यहाँ पे कॉमन नाउन है और वहाँ पे प्रॉपर नाउन है। वहाँ पे प्रॉपर क्यों है? क्योंकि मैंने आपको कहा कि मैंने एक स्पेसिफिक सिटी की बात की है, और यहाँ पे मैंने क्या कहा? मैनी पीपल लिव इन सिटी। तो ये एक कॉमन सी बात है, यानी कॉमन सेंस के लिए हमने इसको यूज़ किया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ आई एम स्टूडेंट, तो ये एक कॉमन नाउन है। आई एम स्टूडेंट जनरली मैंने कहा, लेकिन मैं कहता हूँ कि आई लाइक द स्टूडेंट हु क्वालिफाइड CSS, तो फिर यहाँ पे मैं आमतौर पर स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। आई लाइक द स्टूडेंट, किस स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ? जिसने CSS क्वालिफाई किया है। सो फिर यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो इट इज़ ऑल अबाउट व्हाट इट्स यूजेज। फिर हमने नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन पढ़े थे, वो तो फिर बहुत ज़्यादा है। काइंड्स ऑफ नाउन में हमारे पास जो नाउन्स केमिकल की केमिस्ट्री में यूज़ होते हैं वो केमिकल नाउन्स है, जिस तरह एसिड है, बेस है, ये सारी जो चीज़ें होती है, गैस वगैरह। जो नाउन्स फिज़िक्स में यूज़ होते हैं उसको फिज़िकल नाउन्स कहते हैं, जो नाउन बायोलॉजी में यूज़ होते हैं बायोलॉजिकल नाउन कहते हैं। फिर चलते रहो, मैथमेटिकल नाउन, बायोलॉजिकल नाउन, केमिकल नाउन, जियोलॉजिकल नाउन, सोशल नाउन, पॉलिटिकल नाउन, इंटरनेशनल रिलेशंस जो होते हैं उसके लिए जो स्पेसिफिक नाउन्स यूज़ होते हैं वो भी इसके उसमें आ सकते हैं, ठीक है। लीगल नाउन्स है। फिर चलते जाओ, कंक्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, XYZ, ये हमने ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसको हम फील कर सकते हैं लेकिन हम उसको टच नहीं कर सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी को हम फील कर सकते हैं, हॉटनेस को हम फील कर सकते हैं, गुडनेस को हम फील कर सकते हैं। ये सारे आपके पास क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है। और कंक्रीट नाउन्स वो है जिसको हम टच भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं। अली है, चेयर है, टेबल है, मार्कर है, बोर्ड, XYZ, ये सारे कंक्रीट नाउन्स में आ जाते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था नाउन नंबर। नाउन नंबर का मतलब ये है कि नाउन जो बेसिकली नंबर को शो करते हो, यानी ऐसे नाउन जो नंबर के लिए यूज़ होते हो उसे हम नाम नंबर कहते हैं, उसको हम नाउन नंबर का नाम देते हैं। और उसमें हमारे पास दो है, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, कुछ लोग कहते हैं कि काउंटेबल नाउन, द नाउन विच कैन बी काउंटेड इट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। इट इज़ नॉट लाइक दैट। द नाउन विच कंटेन्स प्लूरल, दैट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। सिर्फ आपने ये याद रखना है, वो नाउन जिसका प्लूरल हो, मतलब जिसका प्लूरल हो उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं, और वो नाउन जिसका प्लूरल भी वही है और सिंगुलर भी वही है, यानी जिसका कोई प्लूरल नहीं है, उसको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। हिसाब किताब के साथ इसका कोई काम नहीं, प्लूरल और सिंगुलर के साथ है। मार्कर, मार्कर्स, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वाटर, वाटर्स, मिल्क, मिल्क्स, शुगर, शुगर्स, ये नहीं कह सकते, तो ये सारे अनकाउंटेबल। मनी, मनीज हम नहीं कह सकते, तो ये अनकाउंटेबल है, ठीक है। बॉय, बॉयज़ कह सकते, गर्ल, गर्ल्स कह सकते, तो ये सारे आपके पास काउंटेबल नाउन्स हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था नाउन जेंडर। नाउन जेंडर में हमने ये पढ़ा कि नाउन बेसिकली कंटेन्स 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। जेंडर का मतलब क्या है? कुछ स्पेसिफिक फीचर्स के बुनियाद पर हम उसको एक ग्रुप में रखते हैं, यानी when we put the nouns in a specific group depending on specific features, it is called noun gender, ठीक है। तो हमारे पास 4 किस्म के जेंडर्स होते हैं नाउन में। पहला हमारे पास है फेमिनाइन, जो फीमेल के यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल वुमेन है, गर्ल है, डॉटर है, मदर है। फिर उसके बाद मस्कुलाइन है, जो मेल के लिए यूज़ होता है, मैन है, बॉय है, सन है। और उसके बाद फिर हमारे पास कॉमन जेंडर है, जो बोथ के लिए यानी दोनों के लिए यूज़ हो सकते हैं कॉमन जेंडर, जिस तरह स्टूडेंट है, टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, पेरेंट्स है, सिबलिंग्स है, एक्सेट्रा। ये सारे आपके पास कॉमन जेंडर्स हैं।
फिर हमारे पास न्यूटर जेंडर है जो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है, NEUTER, न्यूटर जेंडर। नॉन लिविंग थिंग्स लिए चेयर, टेबल, मार्कर, XYZ, ये सारे आपके पास न्यूटर जेंडर्स होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, नाउन। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था प्रोनाउन। प्रोनाउन में तो ऐसा कुछ है नहीं जिसको हम बार बार रिपीट करें, फिर भी इसको एक छोटा सा रिव्यू दे दें। प्रोनाउन हमने पढ़ा था कि प्रोनाउन इज बेसिकली द वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कम्स इन प्लेस और इंस्टेड ऑफ नाउन टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ नाउन। ठीक है, प्रोनाउन जो है वो नाउन की जगह पर यूज़ होता है, और वो यूज़ क्यों होता है, नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए, एक बात। और दूसरी बात यह कि जब हम किसी को इंडिकेट कर रहे होते हैं वहाँ पे भी हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। इंडिकेशन के लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं और नाउन की रिपीटिशन के लिए नाउन की जगह पर इसको यूज़ करते हैं। ही इज़ अ बॉय, तो हम ही को जब मतलब हम ही इज़ अ बॉय कहते हैं तो ये हम उसको इंडिकेट करें। यू आर स्टूडेंट्स, हम आपको इंडिकेट करेंगे। मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ तो यू जो है ये प्रोनाउन है। ठीक है, तो प्रोनाउन में फिर हमने पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन विच इज़ यूज फॉर पर्सन, ही शी इट जो वगैरह वगैरह। इम्पर्सनल प्रोनाउन विच इज़ यूज फॉर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, दैट इज़ इम्पर्सनल कौन सा है, जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज होता है। उसका एग्जांपल हमने पढ़ा था दैट और इट। फिर हमने पढ़ा था रिलेटिव प्रोनाउन विच इज़ यूज टू शो रिलेशन। उसका एग्जांपल हमने पढ़ा था कि इट इज़ अली हु प्लेड वेल, सो हु इज़ योर रिलेटिव प्रोनाउन। फिर हम लोगों ने इसके अलावा पढ़ा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्सेस टुवर्ड्स द सब्जेक्ट और नाउन, इट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल इसका हमने पढ़ा था माई सेल्फ, योर सेल्फ, देयर सेल्फ, और ये आता है जुमले के एंड में। आई कुक फूड माई सेल्फ, ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था इंटेंसिव प्रोनाउन। इंटेंसिव प्रोनाउन मीन्स कि जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को दबाव उस पर करते हैं या प्रेशराइज करते हैं तो उसे हम लोग इंटेंसिव प्रोनाउन कहते हैं या एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। ये जो है राइट आफ्टर सब्जेक्ट आता है और ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही होता है जो राइट आफ्टर सब्जेक्ट यूज होता है। आई माई सेल्फ हैव कुक्ड फूड, ये आपके पास जो है इंटेंसिव प्रोनाउन है, माई सेल्फ यहाँ पे। ओके, उसके बाद फिर हमने डिफरेंट पढ़े, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ा था। डिस्ट्रीब्यूटिव में हमने पढ़ा था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है वो हमेशा प्लूरल नाउन उसको फॉलो करेगा और सिंगुलर वर्ब उसको फॉलो करेगा, और ये यूज़ होता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ईच ऑफ द बॉयज इज़ गिल्टी, तो ये आपके पास जो है इसका एक एग्जांपल है। ईच जो है वो बॉयज़ ईच को फॉलो कर रहा है प्लूरल, लेकिन उसको वापस फिर सिंगुलर वर्ब इज़ फॉलो कर रहा है, तो ये आपके पास आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था न्यूमरल या नंबर जिसको कहते हैं। उसमें एक कि जो प्रोनाउन नंबर को दिखाए, वन में फेल, तो यहाँ पे वन इज़ अगेन योर प्रोनाउन। ठीक है, इस तरह हमारे पास और भी इनडेफिनेट हमारे पास आते हैं, जिस तरह सम में फील हंग्री। सम में फील हंग्री, तो सम जो है इनडेफिनेट प्रोनाउन है क्योंकि ये नाउन की जगह यूज़ हुआ है और ये इनडेफिनेट यानी हमें पता नहीं कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा है केसेस ऑफ प्रोनाउन। केसेस प्रोनाउन में हमारे पास 4 केसेस है। पहला हमारे पास सब्जेक्टिव है, यानी जब जुमले के स्टार्ट में कोई प्रोनाउन यूज़ होगा तो उसको सब्जेक्टिव केस कहते हैं, फॉर एग्जांपल ही। फिर हमारे पास है पॉजेसिव, जो पोजेशन को दिखाए, ऑनरशिप दिखाए, तो उसे हम लोग कहते हैं पॉजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन। उसमें हमारे पास आता है हिज। और फिर हमारे पास है जो ऑब्जेक्टिव यानी जुमले के एंड में आए उसे ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन कहते हैं, और वो उसका एग्जांपल है हिम, ही, हिज, हिम। और फिर उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, दैट इज हिमसेल्फ। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज एडजेक्टिव। ओके, जब हम एडजेक्टिव की बात करते हैं तो ये बात बहुत वाज़ेह है, बहुत क्लियर है कि एडजेक्टिव इज ऑल अबाउट व्हाट, एडिशन। एडजेक्टिव एडिशन करता है इनटू नाउन और प्रोनाउन, यानी एडजेक्टिव क्या करेगा, it adds a word or group of words that adds something extra into noun or pronoun, it is called adjective। जो noun या pronoun में extra कोई चीज़ एडिशन करे उसको फिर हम लोग adjective कहते हैं। फॉर एग्जांपल ही इज़ अ गुड बॉय, शी इज़ ब्यूटीफुल, ये आपके पास इसके एग्जांपल्स होते हैं। फिर इसके डिफरेंट काइंड्स हमने पढ़े थे। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ा था, मतलब जब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव का काम करे उसको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जांपल दैट वॉल इज़ वाइट, तो दैट वॉल इज़ वाइट में हमारे पास जो एडजेक्टिव है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दैट इज़ दैट, द वर्ड दैट हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और उसके बाद फिर हमने क्वालिटेटिव पढ़ा था, जो क्वालिटी शो करे, गुड, बैड, XYZ। और उसके बाद हमने पढ़ा था क्वांटिटेटिव, जो क्वांटिटी शो करे, फिर उसमें क्वांटिटी में हमारे पास अ लिटल है, सम पीपल, या सम मिल्क, या अ लिटल वाटर, ये सारे आपके पास इसके क्वांटिटेटिव है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था न्यूमेरल एडजेक्टिव, जो नंबर को शो करते हैं।
ठीक है, 10 बॉयज़ आर सिटिंग इन द क्लास, तो 10 इज़ योर न्यूमरल। फिर इसमें हमने दो पढ़ा था, कॉर्डिनल एंड ऑर्डिनल। कॉर्डिनल जो है वो नंबर को शो करता है और ऑर्डिनल जो है वो पोजीशन को। कॉर्डिनल के एग्जांपल है 5, 6, 7, 8, 10, 20, और ऑर्डिनल का एग्जांपल है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, तो ये आपके पास ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव में हमने पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूटिव में ये है कि जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है वो एडजेक्टिव का काम करे। ईच बॉय मे लीव, तो यहाँ ईच जो है एडिंग कर रहा है बॉय में, सो ईच इज़ योर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ओके, फिर उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था वर्ब। वर्ब की जब हम बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वर्ब शोज एन एक्शन, सो इट्स नॉट अबाउट एक्शन ओनली। वर्ब इज़ बेसिकली यूज टू शो टाइम। वर्ब जो है वो टाइम को शो करने के लिए यूज़ होता है, सबसे पहले आपको ये पता हो। और उसके बाद फिर हम ये कहते हैं कि वर्ब जो है वो वर्बम से लिया गया है, लैटिन टर्म वर्बम से लिया गया है, जिसका मतलब है मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये शो करता है हमें क्या, एक्शन, पोजीशन, स्टेट, कंडीशन, रिलेशन एक्सेट्रा, यानी ये हर चीज़ दिखा सकता है। मेन पार्ट इसका क्या है, मेन किरदार इसका है टाइम दिखाना। जब ये टाइम दिखा रहा है इट मीन्स कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट टाइम तो ना हमारा टेंस बनता है ना हमारा सेंटेंस बनता है। ठीक है, ही प्रेस क्रिएट, तो यहाँ पे प्लेस आपके पास वर्ब है। इज़ माई फ्रेंड, तो यहाँ पे इज़ वर्ब है। फिर वर्ब के जो हमने पढ़े थे दो टाइप्स, उसमें हमारे पास एक आता है ट्रांजिटिव वर्ब और एक आता है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो है जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है फॉर कंप्लीट सेंस। ही प्लेस, तो फिर इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। ही प्लेस व्हाट, तो यहाँ पे फिर हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं क्रिकेट, तो फिर ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। ये आपके पास ट्रांजिटिव वर्ब है। फिर हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब आता है। इंट्रांजिटिव वर्ब इज द वर्ब व्हिच डज नॉट नीड ऑब्जेक्ट फॉर कंप्लीट सेंस। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती सेंस को कंप्लीट सेंस देने के लिए, तो उसे हम लोग कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स फ्लाई, यहाँ पे जो है बर्ड्स फ्लाई इट डज नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट के, वेयर डू बर्ड्स फ्लाई एंड हाउ एंड व्हेन, तो इसकी ज़रूरत नहीं होती। बेबी स्लीप्स, यहाँ पे भी कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। फिर हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ब पढ़े थे, जिसमें डायनामिक वर्ब है जो मोशन को दिखाता है, ही प्लेस, ही गोज, ये सारे डायनामिक है। फिर स्टैटिक है जो रेस्ट पोजीशन को दिखा रहे होते हैं, आई थिंक, ये स्टैटिक होता है। फिर कॉजेटिव वर्ब्स है जो कॉज को दिखा रहे होते हैं, ठीक है, रीज़न दिखा रहे होते हैं किसी भी एक्शन के पीछे। और कॉजेटिव में हमने पढ़ा था कि इसका फार्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा। आई इसका इसका एग्जांपल ये है कि आई मेक हिम सिट इन ऑफिस, आई मेक हिम सिट इन ऑफिस, ठीक है। या फिर इसका एग्जांपल ये है कि आई हैव माई कार वॉश्ड, तो आई सब्जेक्ट, हैव वर्ब, कार ऑब्जेक्ट एंड वॉश्ड अगेन वर्ब, ठीक है। तो ये आपके पास जो है पॉजिटिव वर्ब्स होते हैं। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल नेक्स्ट काइंड इसका है फिनिट वर्ब, जो टाइम दिखा रहे होते हैं। The verb which shows time, it is called finite verb. He is my friend, is है, he is going to school, is है, I am going to school, am है, he plays cricket, plays है। फिर infinite verb है या non finite verb है जो finite के बाद आता है। He is going to school, so going is your non finite verb, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो एडवर्ब है। एडवर्ब की जब हम बात करते हैं, इट इज़ वेरी सिंपल। एडवर्ब जो है वो तीन चीज़ों से हमें पता चलता है कि एडवर्ब है क्या नहीं है, मतलब जो वर्ड जो है वो एडवर्ब है क्या नहीं है। तो वो क्या है, पहले ये एडिशन करता है वर्ब में, ये एडिशन करता है एडजेक्टिव में, और ये एडिशन करता है एक और एडवर्ब में। यानी कोई ऐसा वर्ड जो वर्ब को मॉडिफाई करे, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे, या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करे, तो उसको हम लोग नाम देते हैं एडवर्ब का। ही रन्स क्विकली, क्विकली इज मॉडिफाइंग रन्स, रन्स इज अ वर्ब, सो क्विकली इज योर एडवर्ब। ही इज वेरी गुड बॉय, so very is modifying what, good, good is adjective, so then very is your adverb। फिर हमने एडवर्ब के कुछ काइंड्स पढ़े थे। एडवर्ब का पहला काइंड एडवर्ब ऑफ डिग्री, जो डिग्री दिखा रहा होता है, लेवल ऑफ समथिंग। फॉर एग्जांपल वेरी है, टू है, सो है, ये सारे एडवर्ब ऑफ डिग्रीज है। एक्सट्रीमली है, ठीक है। फिर हमने उसके बाद पढ़ा था एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि हाउ ऑफन समथिंग हैपन्स, यानी किसी चीज़ के हैपनिंग का क्या मतलब, कितना लेवल है। For example, I always play cricket, so always is your frequency. We offer prayer 5 times a day. 5 times a day is your adverb of frequency, क्योंकि वो आपके एक्शन के फ्रीक्वेंसी को दिखा रहा है कि वो हाउ ऑफन यू परफॉर्म एन एक्शन, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर सिंपल सा है, यानी एटीट्यूड को दिखा रहा होता है। व्हाट इज़ योर मैनर रिगार्डिंग समथिंग, मेथडोलॉजी को भी कह सकते हैं आप। ही रन्स क्विकली, व्हाट इज़ द एटीट्यूड ऑफ हिज रनिंग, क्विक, so it means quickly is your adverb of manner। I speak rudely, she speaks rudely, ये सारे इसमें आ जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है that is adverb of place, means the adverb that shows place, it is called adverb of place। For example, come here, so here is your adverb of place। Go there, there is your adverb of
place. फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्ब ऑफ टाइम. The adverb which shows time, it is called adverb of time. For example, I will visit you tomorrow. So tomorrow is what? Adverb of time, because it is showing time of my action when I am going to visit you. ठीक है. फिर से हमने पढ़ा था adverb of negation, which when adverb shows not, it is called adverb of negation. He is not going to school, so not is your adverb of negation. उसके बाद फिर हमने पढ़ा था adverb of interrogation, which is used to show question. For example, how you have performed Hajj. ठीक, फाइन. तो ये हमारे पास हाउ जो है ये एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन में आता है. हाउ है, वाई है, व्हेन है. ठीक है. फिर उसके बाद हमारे पास एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन. द एडवर्ब व्हिच इज यूज्ड टू शो कन्फर्मेशन और अफर्मेशन, इट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन. फॉर एग्जांपल, डू यू प्ले क्रिकेट? यस आई प्ले. मीन्स यस इज योर एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन. यस, नो, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स, एक्स वाई जी, ये सारे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन में आ जाते हैं. और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था, दैट वाज प्रीपोजिशन. ये भी आपका है पार्ट ऑफ स्पीच. व्हाट इज प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन इज यूज्ड टू शो पोजीशन. इसको हमने इजीली डिफाइन किया था. इट इज यूज्ड टू शो पोजीशन, डायरेक्शन, सोर्स, कंपनी ऑफ समथिंग. ठीक है. कंपनी भी दिखा सकता है, सोर्स भी दिखा सकता है, पोजीशन भी दिखा सकता है, डायरेक्शन भी दिखा सकता है, नाउन और प्रोनाउन का खासकर. ठीक है. ही गोज टू स्कूल, सो टू इज योर प्रीपोजिशन. ठीक है. द बुक इज ऑन द टेबल, इट इज ऑन. तो टू जो है वो डायरेक्शन दिखाएगा, ऑन जो है वो पोजीशन दिखाएगा. ठीक है. विथ जो है वो कंपनी दिखाएगा, बाय जो है वो सोर्स दिखाएगा, फॉर जो है वो पर्पस दिखाएगा. तो ये आपके पास डिफरेंट प्रीपोजिशंस की एग्जांपल्स हैं. फिर हमने इन ऑन एट पढ़ा था. इन इज़ यूज फॉर कवर्ड एरियाज, पहली बात. फिर लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ होता है, फिर लॉन्ग एरियाज़ के लिए यूज़ होता है. ईयर के लिए आई बॉर्न इन 1995, इन हम यूज़ करते हैं. आई एम इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए भी इन यूज़ करते हैं. ठीक है. और आई एम इन रूम हम इन यूज़ करते हैं. और उन ट्रेवलिंग थिंग्स के लिए जिसमें हम वॉक नहीं कर सकते, उनके लिए भी इन यूज़ होता है. फॉर एग्जांपल कार है, आई एम इन कार. नेक्स्ट हमारे पास ऑन है. ऑन इज़ यूज फॉर सरफेस एरिया. एक तो किसी चीज़ की जब सरफेस हो तो उसके लिए हम ऑन यूज़ करते हैं. ऑन द रूफ, आई एम ऑन बाइक. और दूसरी बात ये कि जिस चीज़ में हम ट्रेवल कर सकते हो और उसी चीज़ के अंदर हम वॉक भी कर सकते हैं, जैसे बस है, ट्रेन है, उसके लिए भी ऑन यूज़ होगा, आई एम ऑन ट्रेन. ठीक है. और उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास ऑन जो यूज़ होता है वो शॉर्ट पीरियड के लिए यूज़ होता है, यानी डे के लिए, डेट के लिए. ऑन मंडे आई विल मीट यू. पाकिस्तान हैज़ कम इनटू बीइंग ऑन 14 अगस्त 1947. ठीक है. तो उसके लिए यूज़ होता है. फिर हमने इसके कुछ काइंड्स पढ़े थे, सिंगल और सिंपल और सिंगल प्रीपोजिशन. जो प्रीपोजिशन सिंगल है बाय नेचर, इसको हम सिंपल या सिंगल कहते हैं. फॉर एग्जांपल, इन ऑन एट, फॉर, विथ, टू, एक्सेट्रा. फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कंपाउंड. कंपाउंड में जो प्रीपोजिशन बी, ई या ए से शुरू होता है उसको हम लोग कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, अक्रॉस है, अराउंड है, बिलो है, बिहाइंड है, बीनीथ है, एक्सेट्रा. फिर उसके बाद हमने डबल प्रीपोजिशन पढ़ा था. डबल प्रीपोजिशन का मतलब है कि जब दो प्रीपोजिशंस मिलकर एक प्रीपोजिशन को बनाते हैं, इसकी डबल प्रीपोजिशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, विद एंड आउट, दोनों मिलकर एक प्रीपोजिशन जब बनाएंगे तो इसको बोलते हैं विदाउट. ये आपके पास जो है without is your double preposition. Without, within, inside, outside, into, on to, up to, etc. फिर इसके बाद आपके पास है फ्रेजल प्रीपोजिशन. जब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है एक प्रीपोजिशन का काम करे तो उसको फ्रेजल प्रीपोजिशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट टू, इन स्पाइट ऑफ, ये आपके एग्जांपल है इसके. और लास्ट में फिर पार्टिसिपल प्रीपोजिशन में जब आईएनजी जो है वो प्रीपोजिशन का काम करे तो उसको हम लोग बेसिकली पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, नॉटविथस्टैंडिंग है, रिगार्डिंग है, अकॉर्डिंग है, एक्सेट्रा. और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था, दैट वाज कंजंक्शन. कंजंक्शन का बेसिकली मतलब क्या है? टू कंजॉइन, टू कंबाइन टू और मोर देन टू वर्ड्स, क्लॉजेस, सेंटेंसेस, फ्रेजेस और स्टेटमेंट्स. ठीक है. कंजंक्शन का काम है कंबाइन करना, कनेक्ट करना. ये दो वर्ड्स को भी कनेक्ट कर सकता है, ये दो क्लॉजेस, फ्रेजेस, सेंटेंसेस सबको कनेक्ट कर सकता है. इसका किरदार बहुत ज़्यादा सेंटेंस स्ट्रक्चर में था, हमने ऑलरेडी इसको पढ़ा है. ठीक है. सेंटेंस स्ट्रक्चर भी पढ़ा है और इसका किरदार भी पढ़ा है. ठीक है. तो जब हम कंजंक्शन यूज़ करते हैं, कंजंक्शन हम एक सिंगल कंजंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, डबल यानी कंपाउंड भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रेजल भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. और कोरिलेटिव कंजंक्शंस भी यूज़ करते हैं. ये इसके काइंड से. पहला हमारे पास सिंबल या सिंगल, जिसमें इन, इसमें एंड है, बट है, ईदर है, नॉर है, नीदर है, ये सारे इसमें आ जाते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद कंपाउंड या डबल है, उसमें जो है जब दो मिलकर एक कंजंक्शन बनाते हैं. फर्दर मोर, मोर ओवर, फर्दर मोस्ट,
वेयर एज है, हाउएवर है, ये सारे आपके पास कंपाउंड या डबल कंजंक्शन है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेजल, यानी जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक कंजंक्शन का काम करे इसको फ्रेजल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इन ऑर्डर टू, ऑन द अकाउंट टू, कंक्लूड, एक्स वाई जी, इज अ मैटर ऑफ फैक्ट। और फिर आपके पास है कोरिलेटिव, कोरिलेटिव कंजंक्शन या पेयर्ड कंजंक्शन उसको हम कहते हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शन मतलब ये कि एक पेयर ऑफ कंजंक्शन एक साथ काम करता है, यानी एक को हम यूज़ करेंगे तो दूसरे को उसके साथ यूज़ करेंगे, इनके बीच में कुछ वर्ड्स भी लग सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ईदर एंड और, ये दो आपके पास एक पेयर है, ईदर और, तो फिर हम कहते हैं कि ईदर टेक टी और कॉफ़ी, तो ये एक पेयर की शक्ल में। ही इज़ नॉट ओनली माई फ्रेंड बट ऑल्सो माई बेस्ट फ्रेंड, सो नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसके दो टाइप्स पढ़े थे, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन विच इज यूज्ड टू कंबाइन इंडिपेंडेंट क्लॉजेज और इट इज़ यूज्ड टू कंबाइन सेंटेंसेस एक्चुअली, ठीक है। यानी वो दो ऐसी चीज़ें को कंबाइन करेगा जो अकेले भी सेंस कंप्लीट सेंस दे रहा है और जो कंबाइन होके भी कंप्लीट सेंस दे रहा है। ही इज़ अ बॉय एंड ही प्लेस क्रिकेट, ही इज़ अ बॉय भी कंप्लीट सेंस दे रहा है और ही प्लेस क्रिकेट भी कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो इस एंड की वजह से जब हम इसको कंबाइन करते हैं तो इसको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं, ठीक है। ही प्लेस क्रिकेट बट ही कैन नॉट मेक मोर स्कोर, तो ये अभी आपके पास बट जो है एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक है। और भी इसमें आ सकता है। फिर इसके बाद हमने सबऑर्डिनेट कंजंक्शन पढ़ा था। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का मतलब क्या है कि विच इज़ यूज्ड टू कंबाइन डिपेंडेंट क्लॉजेज और वन डिपेंडेंट एंड वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी इसमें ये होगा कि ये एक ऐसा क्लॉज इसमें ज़रूर यूज़ होगा जो अकेले स्टैंड नहीं कर सकता, जो अकेले कंप्लीट सेंस नहीं दे सकता। इसका मैं आपको आसान सा एग्जांपल देता हूँ। वी ड्रिंक व्हाट, तो क्वेश्चन हमारे पास आता है ना, वी ड्रिंक व्हाट, इसको कंप्लीट सेंस की ज़रूरत है। वी ड्रिंक वाटर, वी ड्रिंक मिल्क, तो फिर हम ऑब्जेक्ट लगाएं तो कंप्लीट सेंस देगा, लेकिन मैं ऑब्जेक्ट नहीं लगा रहा हूँ, तो फिर मैं क्या कहता हूँ कि वी ड्रिंक दैट वी लिव, ठीक है, तो फिर ये कंप्लीट सेंस देगा। सो द वर्ड दैट इज़ योर कंजंक्शन, ठीक है। आई रिमेन्ड एब्सेंट, व्हाई, देयर इज अ क्वेश्चन, बिकॉज आई वाज इल, बिकॉज आई हैड गेस्ट्स, तो बिकॉज जो है ये आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। फिर कंजंक्शन के जो कोऑर्डिनेट एंड सबऑर्डिनेट के कुछ काइंड्स हमने पढ़े थे। कोऑर्डिनेट में हमने पढ़ा था कम्युलेटिव या कोपलेटिव विच इज यूज्ड टू शो एडिशन, इसमें एंड फर्दर मोर इन एडिशन, मोर ओवर एक्स वाई जी। फिर हमने दूसरा पढ़ा था एडवर्सेटिव या अपोजिटिव, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो ये अपोजिट स्टेटमेंट्स को कंबाइन करता है। इसका एग्जांपल हमारे पास बट है, हाउएवर है, वेयर एज, नॉनथलेस है, नेवरथलेस है। फिर हमने लास्ट में पढ़ा था अल्टरनेटिव या डिस्टिंक्टिव विच इज़ यूज्ड टू शो चॉइस, और है, ईदर है, नोर है, रादर है, वेदर है, एक्स वाई जी, ठीक है। फिर हमारे पास सबऑर्डिनेट है। सबऑर्डिनेट में पहले हमारे पास टाइम था जिसमें व्हेन और देन, इसके एग्जांपल हमने दिए थे। आफ्टर दैट, दूसरा हमारे पास कंडीशन है, जो कंडीशन दिखा है, इफ़, वुड, दैट, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडिंग दैट, ठीक है। फिर कंसेशन था, दो, अल्दो। फिर हमारे पास पर्पस था, सो दैट, सो। फिर हमारे पास पर्पस के बाद हमारे पास रिज़ल्ट था, ओनली दैट, जो हमने यूज़ किया था एज अ रिज़ल्ट हम उसको कह सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास कॉज था या रीज़न था, तो उसके लिए हमने एग्जांपल दिया था, बिकॉज, कॉज ऑफ एक्स वाई जी, ठीक है, ड्यू टू, ओविंग टू। उसके बाद नेक्स्ट हमने जो टॉपिक पढ़ा था दैट वाज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में तो हमने सिंपली ये पढ़ा कि विच इज़ यूज टू शो सडन फीलिंग्स, इसमें कुछ ख़ास हमने पढ़ा नहीं, एक्सक्लेमेशन मार्क का हम इस्तेमाल करते हैं, सडन फीलिंग्स यूज़ करते हैं। और लास्ट में हमने पढ़ा था आर्टिकल। आर्टिकल ऑलरेडी वी हैव स्टडीड, हमने इसमें ये पढ़ा कि ये एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये नाउन और प्रोनाउन को क्लेरिफाई करता है हमारे सामने, उसकी स्पेसिफिकेशन को, या वो सिंगल है, वो डबल है, एक से ज़्यादा है, इन चीज़ों को क्लेरिफाई करता है एक। और फिर हमने उसकी यूजेज, इसमें दो टाइप से, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। डेफिनेट में हमारे पास द है जो स्पेसिफिक चीज़ों के लिए यूज़ होता है, और इनडेफिनेट हमारे पास ए एंड एन है जो कॉमन चीज़ों के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ए यूज़ होता है उन चीज़ों के लिए, जो उन वर्ड्स के लिए जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं, और एन यूज़ होता है उन वर्ड्स के लिए जो वावल साउंड से स्टार्ट होता है। और द यूज़ होता है स्पेसिफिकली दोनों के लिए, और द जो है वो स्पेसिफिक चीज़ों के लिए। फिर हमने इसकी यूजेस पढ़े थे। द इज़ यूज फॉर हॉली बुक्स, फॉर हॉली पर्सनस, फॉर यूनिक थिंग्स, फॉर नेचुरल थिंग्स, फॉर प्रॉपर नाउन, फॉर अनकाउंटेबल नाउन, फॉर कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब, फॉर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ये इसकी यूजेस। और जो हमारे पास इनडेफिनेट है वो प्रॉपर कॉमन नाउन के लिए यूज़ होता है और काउंटेबल नाउन के लिए। तो बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इसको बैकबोन कहा जाता है
किसी भी कभी भी जब आप ग्रामर पढ़ते हो तो उसको बैकबोन जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। क्यों? क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही आपको पूरा पता चलता है कि आपने कौन सा वर्ड कहाँ पे कैसे यूज़ करना है। इसका मैंने एग्जांपल में एक जुमला लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे हमें पता चलता है, इस जुमले में हम देखते हैं यहाँ पे हमने प्रोनाउन यूज़ किया, यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब यानी वर्ब यूज़ किया, यहाँ पे हमने फिर वर्ब यूज़ किया है, फिनिट वर्ब यूज़ किया, यहाँ पे नॉन फिनिट वर्ब यूज़ किया, यहाँ पे हमने नाउन यूज़ किया है। तो ये हमें पता है कि यहाँ पे नाउन यूज़ होगा, यानी वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, ऑब्जेक्ट नाउन की शक्ल में हो सकता है, तो यहाँ पे नाउन यूज़ होगा। इसके बाद हमने कहा कि कंटिन्यूअस टेंस बना रहे, तो फिर यहाँ पे आईएनजी यानी वर्ब यूज़ होना चाहिए। और कौन सा वर्ब होना चाहिए? नॉन फिनिट वर्ब होना चाहिए। स्टार्ट में हम प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं, स्टार्ट में हम लोग नाउन यूज़ कर सकते हैं। तो फिर ये आपकी जो है एक जुमले को कंप्लीट स्ट्रक्चर दे रहा होता है। मतलब कहने का ये है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो ग्रामर का बैकबोन है, और बैकबोन के बगैर बॉडी जो है वो स्ट्रेट फॉर्म नहीं हो सकती। क्लियर है? यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन नहीं होगा, किसी का भी नहीं होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के रिव्यू में। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ, यू कैन आस्क विया व्हाट्सएप, ईमेल और थ्रू कमेंट्स। इवन थ्रू कमेंट्स आप भी इसको पूछ सकते हो। पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हो चुके हैं, बेसिक्स ऑफ ग्रामर कंप्लीट हो चुका है। आप इसको पूरे चैनल में जितने भी वीडियोस पड़े उसको अगर आप एक सीक्वेंस से देखेंगे तो आपका जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा ऐसे हमने प्रीरिक्विजिट्स ऑफ ऐसे कर लिए हैं। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ग्रामर के साथ हम थोड़ी राइटिंग स्किल्स को वापस कंटिन्यू करें। राइटिंग स्किल्स तो वैसे ये भी राइटिंग स्किल्स का ही हिस्सा है, ऐसे और कंपोजिशन वगैरह में यही चीज़ें आती है, लेकिन फिर भी हम जो सोसाइटी में जिसको राइटिंग स्किल्स कहा जाता है उसको भी हम डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारे टॉपिक रहेगा, हम दो टॉपिक्स में से एक को चूज़ करेंगे, या तो हम कंडीशनल सेंटेंसेस को चूज़ करेंगे या फिर हम लोग ऐसे एंड इट्स टाइप्स की तरफ जाएंगे। सो फॉर द टाइम बीइंग इट्स मोर देन इनफ। थैंक यू सो मच। आखिर में फिर मैं आपको वही अनाउंसमेंट्स है, मेरी दो अनाउंसमेंट्स। एक ये कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है थ्रू इस लिंक या इस कॉन्टेक्ट नंबर जो व्हाट्सएप का दिया गया है उसके थ्रू आप में से कोई भी जो है वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए। और इसके अलावा ये वीडियोस जितने भी आपके पास आ रही है, वॉच इट, प्रैक्टिस इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।